एपिसोड 3 के पहले अभी तक हमने देखा था कि फ्यूरी छोटे ग्राविक से मिलता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो शहर में ब्लास्ट करता है और मारिया हिल को भी मार देता है और बन जाता है स्क्रल काउंसिल का नया लीडर। और दूसरी तरफ ग्राविक ऐसी चीजें बना रहा होता है जो कि स्क्रल को और पावरफुल बनाएगी और लास्ट में हमें फ्यूरी और उसकी वाइफ का मिलन दिखाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम स्क्रल का खुफिया बेस देखते हैं और यहाँ पर हमें 3 स्क्रल दिखाए जाते हैं और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि ग्राविक इन तीनों को एक मिशन पर भेज रहा है, एक ऐसा मिशन जिसके अंदर इन तीनों स्क्रल्स को रॉयल नेवी के अंदर भेजा जाएगा, वो भी रॉयल नेवी के ऑफिसर्स बनाकर। ये तीनों अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार होकर अपने बेस पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम ग्राविक को देखते हैं जो कि स्क्रल काउंसिल की बाकी मेंबर से मिलने आता है और फिर स्क्रल काउंसिल की मीटिंग के अंदर ग्राविक काउंसिल के सारे मेंबर्स को बताता है कि मैंने अपने 3 स्क्रल सोल्जर्स को रॉयल नेवी के ऑफिसर्स बना दिए हैं और उन तीनों को रॉयल नेवी के सबमरीन में भेजा है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस का एक एरोप्लेन उसी रॉयल नेवी के सबमरीन के ऊपर से उड़ेगा और जैसे ही वो प्लेन के ऊपर से जाएगा वैसे ही मेरे भेजे हुए स्क्रल सोल्जर्स रॉयल नेवी सबमरीन के ऑफिसर्स को प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर देंगे और फिर जैसे ही रॉयल नेवी का सबमरीन यूनाइटेड नेशंस के एरोप्लेन के ऊपर अटैक करेगा वैसे इसकी वजह से बाकी दुनिया के सारे देश बहुत बुरी तरह से भड़क जाएंगे और उसके बाद वो एक दूसरे पर हमला करने लगेंगे, जिसके बाद ही शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की। और जब उस वॉर के अंदर बाकी लोग एक दूसरे को मार देंगे तब हम लोग उस लड़ाई में आएंगे और फिर हम इस पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे और फिर उसके बाद से ये अर्थ प्लैनेट हम स्क्रल्स का घर होगा। और मेरे हिसाब से यह सब होने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि जब ह्यूमंस एक दूसरे से फाइट करेंगे तब इस दुनिया के सुपर हीरो जिसे दुनिया एवेंजर्स कहती है वो इस लड़ाई को रोकने जरूर आएंगे और हो सकता है कि वो हमारे रास्ते का कांटा भी बने, लेकिन हम सबको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं स्क्रल्स को और पावरफुल बना रहा हूँ, मैं उन्हें बना रहा हूँ सुपर स्क्रल और एक बार जब हम सुपर स्क्रल बन जाएंगे तब हमारी पावर उन सबसे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब यहाँ से कहानी कई साल पास्ट में चली जाती है। कहानी स्टार्ट होती है साल 1998 के न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ पर हम देखते हैं निक फ्यूरी को जो कि इस टाइम पर काफी यंग होता है। यहाँ पर फ्यूरी एक कॉफी शॉप में आता है और फिर यहीं पर निक फ्यूरी की पहली मुलाकात उसकी वाइफ से होती है। असल में ये सीन हमें इसलिए दिखाया जाता है ताकि हम ये जान सके कि निक फ्यूरी अपनी वाइफ से पहली बार कब मिला था। इस सीन के ठीक बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम निक फ्यूरी को घर के अंदर उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान ही फ्यूरी पूछता है कि क्या वो ग्राविक से मिली है। लेकिन जैसे ही फ्यूरी अपनी वाइफ से ये सवाल पूछता है वैसे ही उसकी वाइफ इस सवाल को सुनकर थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक स्नैप हुआ और तुम मुझसे दूर हो गए। मुझे लगा था कि तुम मर गए और इसीलिए तुम्हारी याद में मैं हर दिन रोती थी, लेकिन ठीक 5 साल बाद तुम वापस आ गए और फिर मैंने सोचा कि अब हम खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम फिर से 2 साल के लिए गायब हो गए और 2 साल तक मुझसे दूर स्पेस में बैठे रहे। फ्यूरी, जब तुम पिछली बार गायब हुए तब वो एक हादसा था, लेकिन इस बार मुझे छोड़कर जाना तुम्हारा फैसला था। तुम मुझे बिना बताए 2 साल के लिए गायब हो गए और मुझे एक बार फिर से उसी हालत में छोड़ गए और फिर इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं वो करूंगी जो मुझे करना है और मैं सही मायने में खुद को पहचानूंगी कि आखिर मैं कौन हूँ। असल में यहाँ पर निक फ्यूरी की वाइफ उससे गुस्सा है क्योंकि निक फ्यूरी उसे बिना बताए 2 साल के लिए स्पेस में चला गया था। इसके बाद ही हम ग्राविक को देखते हैं जो कि अपने स्क्रल बेस के अंदर गाया से मिलता है और फिर वो गाया से कहता है कि उन दोनों को कहीं जाना है और फिर इसीलिए ग्राविक और गाया दोनों ही कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जब कार के अंदर गाया ड्राइव कर रही होती है तभी ग्राविक गाया को ये बताता है कि उसे गाया के फादर टेलोस ने मिलने बुलाया है और वो दोनों अभी वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद ग्राविक को एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल के ऊपर बात करते हुए ग्राविक ये कहता है कि अब सारी तैयारी हो चुकी है और अब रॉयल नेवी का सबमरीन यूनाइटेड नेशंस के एरोप्लेन के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन इसके साथ ही ग्राविक अपने आदमी से फोन पर यह कहता है कि रॉयल नेवी का जो सबमरीन यूनाइटेड नेशन के प्लेन के ऊपर अटैक करेगा उस सबमरीन का नाम है नेपच्यून और ये हमला आज रात को 10 बजे होगा। इसके बाद ही वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर ग्राविक गाया को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है और पास के ही एक एग्जीबिशन हॉल के अंदर गाया के फादर टेलोस से मिलने चला जाता है। इसके बाद ही कार के अंदर गाया एक छोटा सा फोन निकालती है और आज रात को 10 बजे नेपच्यून सबमरीन जो अटैक करने वाली है उस अटैक की सारी डिटेल उस फोन के ऊपर टाइप कर देती है। इसके बाद हम एग्जीबिशन हॉल के अंदर ये देखते हैं कि ग्राविक टेलोस से मिलता है और इस मीटिंग के अंदर टेलोस ग्राविक को समझाता है कि वो जो भी कर रहा है वो सब गलत है और इसीलिए उसे ये सब रोक देना चाहिए और मासूम इंसानों को जान से नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये सब करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्राविक उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे और उसकी बेटी को बुरा भला कहता है और इसी बात से टेलोस गुस्सा हो जाता है और टेबल पर पड़े एक स्पून को उठाकर ग्राविक के हाथ पर हमला कर देता है और फिर टेलोस हाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि ग्राविक बड़े आराम से अपने हाथ को बाहर निकालता है और ग्राविक के हाथ में जो चोट लगी होती है वो भी देखते ही देखते हील हो जाती है और फिर यहीं से ये देखकर हमें पता लगता है कि ग्राविक खुद भी एक सुपर स्क्रल बन चुका है, जिसका मतलब अब ग्राविक बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उधर जैसे ही टेलोस बाहर निकलता है वैसे ही टेलोस की बेटी गाया किसी और ह्यूमन का रूप लेकर सीधा टेलोस से टकराने की एक्टिंग करती है और फिर वो छोटे से फोन को टेलोस के हाथ में देती है और उससे ये कहती है कि ये शायद आपका ही फोन है और फिर इसके बाद ही गाया कार के अंदर वापस चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद ही ग्राविक उसके पास आता है और फिर वो दोनों अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर टेलोस जैसे ही फोन के अंदर देखता है वैसे ही उसे आज रात 10 बजे होने वाले अटैक के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और फिर इसीलिए वो सीधा जाकर निक फ्यूरी से मिलता है और उसे इस बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद फ्यूरी अपनी फ्रेंड सोनिया को कॉल करता है और फ्यूरी ये सारी बातें उसे बताता है और फिर वो सोनिया से कहता है कि वो उस ऑफिसर की सारी डिटेल दे जो ऑफिसर रॉयल नेवी के नेपच्यून सबमरीन का कमांडिंग ऑफिसर है और फिर सोनिया फ्यूरी के कहे अनुसार ऐसा ही करती है। वो फ्यूरी को उस ऑफिसर की सारी डिटेल भेज देती है, यानी कि उस ऑफिसर की फोटो, उसका नाम और उसकी लोकेशन भी। ये सारी जानकारी मिलने के बाद निक फ्यूरी और टेलोस सीधा उस
ऑफिसर के घर पहुंचते हैं और ये दोनों ये जानते थे कि रॉयल नेवी का ये ऑफिसर असल में एक स्क्रल है जो कि ग्राविक के कहे अनुसार उस ऑफिसर की जगह लेकर नेपच्यून सबमरीन से यूनाइटेड नेशन के प्लेन के ऊपर अटैक करवाना चाहता है। निक फ्यूरी और टैलोस सीधा उस ऑफिसर के घर के अंदर घुसते हैं और फिर थोड़ी फाइटिंग के बाद वो उस ऑफिसर को यानी कि उस स्क्रल को जान से मार देते हैं। और फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह इस अटैक को रोकना होगा। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए उन सभी को एक कोडवर्ड की जरूरत थी, क्योंकि इस मिशन के लिए जो कोडवर्ड बनाया गया था उस कोडवर्ड को सुने बिना नेपच्यून सबमरीन के ऑफिसर इस अटैक को नहीं रोकेंगे। और फिर इसीलिए इस कोड को जानने के लिए टैलोस अपनी बेटी गाया को फोन करता है, जो कि इस टाइम पर स्क्रल की खुफिया बेस पर होती है। टैलोस उससे कहता है कि उसे इस अटैक को रोकने के लिए एक कोडवर्ड चाहिए। इसके बाद गाया सीधा उसी जगह पर जाती है जिस जगह पर स्क्रल सारे ह्यूमंस को पकड़ कर रखते थे और वहाँ उनकी जगह लेकर उनकी मेमोरीज को कॉपी करते थे। यहाँ पहुंचते ही गाया रॉयल नेवी के असली कमांडिंग ऑफिसर के पास जाती है और फिर वो उसकी मेमोरीज को पढ़कर ये जान जाती है कि इस अटैक को रोकने का कोडवर्ड क्या है। कोडवर्ड जानने के बाद गाया सीधा अपने फादर टैलोस को फोन करती है और उसे कोडवर्ड बता देती है। लेकिन फिर टैलोस गाया से कहता है कि उसे वहाँ से भागना होगा क्योंकि अब उसकी जान को खतरा है। इसके बाद ही टैलोस उस कमांडिंग ऑफिसर की आवाज में हेड ऑफिस फोन करता है और वहाँ पर इस मिशन को रोकने के लिए कहता है और कोडवर्ड पूछे जाने पर वो कहता है जैकरी, यानी कि जैकरी कोडवर्ड था। इसके बाद ही इस अटैक को रोक दिया जाता है और जो अटैक नेपच्यून सबमरीन यूनाइटेड नेशंस के एरोप्लेन के ऊपर करने वाला था वो अटैक रुक जाता है। लेकिन इधर स्क्रल की खुफिया बेस के अंदर हम ये देखते हैं कि गाया एक बाइक को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भाग रही होती है वैसे ही थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने एक कार आती है, जिस वजह से गाया वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ही उसके सामने ग्राविक आता है और फिर वो गाया को गोली मार देता है, जिस वजह से गाया की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसके अगले सीन के अंदर हम निक फ्यूरी की वाइफ को देखते हैं, जो कि अपने घर से सीधा एक बैंक लॉकर में जाती है और उस लॉकर के अंदर से एक ब्लैक बॉक्स निकालती है और जैसे ही उस ब्लैक बॉक्स को खोलती है वैसे ही उसके अंदर से एक गन निकलती है। निक फ्यूरी की वाइफ जैसे उस गन को अपने हाथ में लेती है वैसे ही उसे एक फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसे सेंट जेम्स चर्च पर आना है और वो भी 1 घंटे के अंदर। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।